हम एक बार जाते वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में बेसिक समाप्त हो गया था। उसमें जो थोड़ा बहुत एटम, मॉलिक्यूल, आयन, रेडिकल, इस सब के बारे में बताया गया, या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बताया गया, वो सब आप ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारा चीज़ जानते थे, कुछ नया बात आप जाने हैं। ये यहाँ से अब हम लोग 11th का पार्ट स्टार्ट करें। 11th में जो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है, हम उसको अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि क्योंकि वो ना थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, उसमें लिखने वाला चीज़ ज़्यादा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है क्वांटम नंबर। ये आपको समझना जरूरी है। यदि ये आप समझ लेते हैं ना, तो बाकी के चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आप ऐसे समझिए, किसी भी एटम के अंदर क्या क्या रहता है? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी आदमी जानते हैं न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा आइडिया देगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का आइडिया इसी में आप जानेंगे, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में। इसी में आप जानेंगे ऑर्बिट के बारे में डिटेल में। इसी में आप जानेंगे सब ऑर्बिट के बारे में। इसी में आप जानेंगे ऑर्बिटल के बारे में। और इसी में आप जानेंगे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और इसको जानने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आप ये सुनिए। हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये नाम जरूर सुने होंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप जानते होंगे कि कन्फिग्रेशन, आप देखिए, जैसे सोडियम का कन्फिग्रेशन आपको लिखने के लिए बोला जाए, तो कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं 2, 8, 1। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पहले आप बताइए तो कन्फिग्रेशन होता कितना तरह का है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने तरह का होता है? जैसे आप सुने होंगे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब सुने हैं कि नहीं? एक और कन्फिग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 तरह का होता है। इसी कन्फिग्रेशन को जब हम ऑर्बिटल में सजा कर लिखते हैं, इसको कहा जाता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इससे हमको पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इसमें यदि हम आपसे पूछें कि एस क्या है, पी क्या है, आगे डी क्या है, एफ क्या है, तो बताइए ये सब क्या है? ये सब सब ऑर्बिट है। लेकिन यकीन मानिए, सब ऑर्बिट वगैरह का ना आप खाली नाम जानते हैं, एस पी डी एफ टाइप का कुछ चीज होता है। आपको रियल में सच में जानकारी नहीं है कि सब ऑर्बिट का मतलब क्या है। तो किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट का बढ़िया आइडिया, सब ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन का, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस का, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का, इस सब का एक एग्जैक्ट आइडिया जब तक आपको नहीं होगा, तब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री जो है वह इलेक्ट्रॉन का ही फंक्शन है। यदि आप इलेक्ट्रॉन को ही नहीं समझ सके, तो आप इलेक्ट्रॉन के फंक्शन को कैसे समझ पाइएगा? इसीलिए इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा का पूरा बात एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पर नहीं होता है, बात होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर। क्योंकि दो चीज तो फिक्स है, अब कहाँ? न्यूक्लियस में। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें प्रोटॉन होगा 11, इलेक्ट्रॉन होगा 11, और न्यूट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक मास होता है 23। 23 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं इस एटम का, तो आप जानते हैं कि एटम का स्फेरिकल शेप होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगा और साथ साथ 11 न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके चारों तरफ पहला ऑर्बिट होगा, इसके चारों तरफ फिर दूसरा ऑर्बिट होगा, इसके चारों तरफ फिर तीसरा ऑर्बिट होगा,
और ये जो कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं ना 2 8 1, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हैं तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाता है बाहर वाला, और तब उसके पास केवल 2 ऑर्बिट बचता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और हम कहते हैं कि सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसका आउटर मोस्ट सेल तीसरा नहीं बल्कि दूसरा है, और दूसरा ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन सभी चीजों का यदि डिटेल आइडिया आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे बेसिक पार्ट आपके आपके सिलेबस का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो है क्वांटम नंबर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हेडिंग डालते हैं। क्वांटम नंबर, ये है पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 2। केमिस्ट्री में अभी तक जितना बात आप सुने हैं वो सब इसमें आप समझेंगे। तो यही आपका अभी का टॉपिक है। छोटा मोटा मत समझिएगा, चैप्टर भले नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा यूनिट का एक पार्ट है, लेकिन चलेगा 20 से 21 दिन तक, लंबा टॉपिक है ये। रीडिंग डालिए तो। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। क्वांटम नंबर के बारे में जानिए। क्वांटम नंबर जो है ना, यह एक 4 संख्या का सेट है। 4 संख्या का यह एक समूह है जो हमें बतलाता है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, या यूं कहें कि यह 4 संख्या का एक ऐसा समूह है जो हमको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पता बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस स्थिति में है। तो नीचे एरो देके इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द सेट ऑफ 4 नंबर्स। लिखिए, साथ साथ लिखिए, द सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives full address of electron in an atom is called quantum number. The set of 4 numbers which gives full address of electron in an atom is called quantum number. इसको हिंदी में समझ लें। क्वांटम नंबर 4 संख्या का एक ऐसा समूह है जो किसी एटम में हमको किसके बारे में बतलाता है, किसके एड्रेस के बारे में बतलाता है, फुल एड्रेस देता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि कौन इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में है, कौन दूसरा ऑर्बिट में है, कौन तीसरा ऑर्बिट में है, कौन एस सब ऑर्बिट में है, कौन पी सब ऑर्बिट में है, कौन डी सब ऑर्बिट में है। इसी के अंतर्गत ऑर्बिटल होता है, वो किस ऑर्बिटल में उपस्थित है, उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कैसे स्पिन मोशन कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में बतलाता है। इसी को हम और करके एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, देखेंगे। द सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives energy and
पोजीशन ऑफ, एक चीज सुन लो, ई माइनस हम जब भी लिख दें तो आप समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया जाता है ई माइनस से, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर चार संख्या का एक समूह है जो हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बतलाता है। तो बताइए क्वांटम नंबर कितने संख्या का समूह हुआ? चार। अब हम एक संख्या लिखते हैं, थोड़ा इस संख्या को आप देखिए तो, बताइए तो क्या ये चार संख्या का एक समूह है? नहीं, यह चार संख्या का एक समूह नहीं है, यह एक संख्या है, 2452। हाँ या ना? ये चार संख्या का समूह तब बनेगा जब हम इसके बीच में क्या डाल दें, कॉमा। तो पहले तो आपको समझना है कि चार संख्या का एक सेट किसको कहते हैं। अंतर समझ में आ गया दोनों में? वो एक संख्या था, ये चार संख्या है, ये चार संख्या का एक समूह है। अब बताइए चार संख्या के एक समूह में दो हमको कुछ और बात बतलाएगा, चार हमको कुछ और बतलाएगा, पांच हमको कुछ और बतलाएगा, और ये फिर जो दो है लास्ट वाला ये कुछ और बतलाएगा। तो ऐसी स्थिति में कि हम देख चुके हैं कि ये चार संख्या का एक समूह है, इसीलिए क्वांटम नंबर होता कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। चार संख्या का सेट है तो निश्चित है कि वो चार टाइप का होगा, और हर एक टाइप कुछ ना कुछ डिफरेंट बात बता रहा होगा। तो लिखेंगे नीचे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। देयर आर और सुनिए, क्वांटम नंबर को हिंदी में कोई दूसरा कुछ नहीं बोला जाता, इसको क्वांटम संख्या बोला जाता है हिंदी में भी, क्वांटम नंबर का है या क्वांटम संख्या का है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो वो इसमें जो सबसे पहला है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से सूचित करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बात मत कीजिए प्लीज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एम से। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एस से। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वांटम नंबर चार टाइप का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो एक नंबर हीडिंग डालिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो गया, लिख लिए? सुनिए अभी इधर,
देखो इसको मिटा दें, देखिएगा ध्यान से। अब किसी भी एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, एकदम सेंटर में बीचों बीच, और उस सेंटर के बीचों बीच मतलब जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर होता है ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में होता है सब ऑर्बिट। यानी एटम के अंदर होगा कौन चीज? ऑर्बिट। इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। ऑर्बिट के अंदर होता है कौन? सब ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। बताइए कि हमको यदि इलेक्ट्रॉन तक ढंग से पहुंचना है तो हमको पहले तो एटम को समझना पड़ेगा। एटम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये आप पहले से पढ़े हुए हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ कितनी होती है ये सब हम जान रहे हैं, और हम यह भी जान रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स है, न्यूक्लियस में रहेगा। खेल पूरा का पूरा खेलता रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ही समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, जिसके अंदर कौन पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक हमको थोड़ा ढंग से पहुंचना है, क्योंकि जब तक हम यहां तक ढंग से नहीं पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन का फंक्शन हमको पूरा का पूरा कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने आपको कहा पहले कि आप एसपीडीएफ, ऑर्बिट ये सब सुने हैं, खाली इसके बारे में सुने हैं, आप जानते हैं कुछ नहीं है। ये देखिए इधर, ऑर्बिट का पूरा पूरा पता आपको देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट का जितना भी बात होता है उस सब को एक्सप्लेन करेगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब ऑर्बिट का पूरा एक्सप्लेनेशन करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये जो दूसरा टाइप है क्वांटम नंबर का। तीसरा जो टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको बताएगा किसको? ऑर्बिटल के बारे में। और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह के स्पिन मोशन को दिखला रहा है वो बतलाएगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 3 क्वांटम नंबर यदि आप जान लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपको डिटेल आइडिया हो जाएगा ऑर्बिट का, सब ऑर्बिट का और ऑर्बिटल का। उसके अंदर स्पिन मोशन को हम आगे डिटेल में समझेंगे, वो जब पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया कि ये क्वांटम नंबर पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हम समझ सकें एटम के अंदर ये 3 चीज को। तो आइए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने इसके बारे में बताया। देखो सुनो, किसी भी एटम के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होता है? ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताइए, अलग अलग एटम का साइज भी अलग अलग होता है, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है। अब ऐसे समझो आप, किसी में केवल 1 ऑर्बिट है, किसी में 2 ऑर्बिट है, किसी में 3 ऑर्बिट है। डिफरेंट एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अलग अलग एटम का साइज भी डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि साइज तो कहीं ना कहीं ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा। कोई एक के वो है तो कम छोटा होगा, किसी में 4 ऑर्बिट है तो उससे थोड़ा वो बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में अब हम इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है? निगेटिव। न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को कोई मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है क्योंकि उस पर चार्ज कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रोटॉन को तो मतलब है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां पर देखिए, इस जगह पर किसी एटम के अंदर 2 तरह का फोर्स वर्क करता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप यदि इस फोर्स का नाम ना सुने हो तो जाने दीजिए, आप ऐसे भरवली समझ लीजिए। बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहा होगा? तो अट्रैक्ट हो रहा होगा तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खिंचाने का प्रयास करेगा, प्रोटॉन की तरफ खिंचाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता रहता है ऑर्बिट में,
और कोई भी चीज यदि ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो निश्चित है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, हाँ या ना। अब जरा सोचिए कि यदि यहाँ पर ये अंदर नहीं खिंचाएगा और यदि ये घूमेगा, और जानिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी हाई होती है, ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव करता है। क्या लगता है ये साधारण स्पीड है? असाधारण स्पीड है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस स्पीड के बारे में आप देखिएगा, यदि आप द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी है पढ़िएगा, तो उसके 34वां या 35वां पेज में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ऑर्बिट में वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से होती है। तो आप बताइए कि यदि ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेगा और इसको यदि कोई बांध के रखेगा नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से जाके ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा? ऐसे आप समझिए, एक धागा लेते हैं, एक धागा का एक छोर हम पकड़ लेते हैं, दूसरे छोर में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गिट्टी बांध लेते हैं और उसको हम इस तरह से नचाते हैं। खाली ध्यान से, मुंह कान नहीं तोड़ लेना है अपना ही। अब बताइए कि हम इस तरह से नचाते रहें तो ये हमारे चारों तरफ कब तक नाचता रहेगा? जब तक हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे। अब बताइए कि उस दौरान टेंशन की वजह से यदि धागा टूट जाए तो क्या होगा? वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा, ऐसा जैसे यहां से यहां धागा टूटा तो पता चलेगा कि ये ऊपर जाके यहां जाके यहां आके गिरा है। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में या फिर ऐसे समझिए, अच्छा मोमेंटम आप सुने हैं? मोमेंटम दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम कहते किसको है बताइए तो पहले। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल यही मोमेंटम है। तो मास इनटू वेलोसिटी की हम जब बात करते हैं तो बताइए इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या ये बहुत बड़ा मास है? बहुत छोटा मास है, लेकिन मास तो है। अब देखिए इस मास के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। अब यदि ये, सुनना ध्यान से, अब यदि ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चलता तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता वो और इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जिस वेलोसिटी से चलता वो, उस दोनों को यदि हम गुना करते तो हमको मिल जाता लीनियर मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता चल जाता। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चल रहा है? सीधा सीधा नहीं चल रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है। यानी यहां पर आपको एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी, और एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर मोमेंटम भी लीनियर नहीं डेवलप होगा। यहां पर कैसा मोमेंटम डेवलप होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो इस एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम जानते हैं ये एम वी आर होता है, जहां पर एम, कोई भी चीज गोल गोल जब घूमता है तो वहां उसका कुछ अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, जहां पर एम जो होता है उसका मास होता है, वी जो होता है उसका वेलोसिटी होता है, और ये आर जो होता है वो इसका रेडियस होता है। आप ऐसे एक मोमेंटम को यदि फील करना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई आदमी साइकिल से सामने से आ रहा है, साइकिल सहित उस आदमी का वेट मान लीजिए 150 kg है, 150 kg, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो थोड़ा स्पीड से आया और आप सामने में खड़े हो गए, मान लो कि धक्का मार दिया, तुम भी अपने बचाव में साइकिल को पकड़ोगे। तो उम्मीद करते हैं कि साइकिल को पकड़ने के दौरान थोड़ी बहुत तुमको चोट आएगी, लेकिन साइकिल रुक जाएगा, हाँ या ना। मान लीजिए कि वो साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा था। जो एक साधारण आदमी साइकिल रोड पर चलाता है उसका एवरेज स्पीड यही होता है। तो आपने रोक लिया, हो सकता है कि साइकिल वाला भी ढरमना के गिर जाए, तुम भी ढरमना के गिर जाओ। तो ढरमना के जो तुम गिरे वो किसकी वजह से? उसके मोमेंटम की वजह से। अच्छा बताइए कि कोई आदमी उसी मास के साथ आपके बगल में आके खड़ा हो जाता तो क्या आप ढरमना के गिरते? क्यों नहीं गिरते? मास तो भी है उसके अंदर, क्योंकि उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो सामने से आके टकराया तो उसमें मोमेंटम है, उसका जो मास होगा इनटू वेलोसिटी। अब आप एक बात बताइए कि इसी रफ्तार से यदि ट्रेन आपके सामने में आ जाए और आपको लगा कि साइकिल को तो रोकिए लिए थे, ट्रेनों को रोक देते हैं, मान लीजिए वो भी 10 किलोमीटर पर, वो भी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही ट्रेन भी चल रहा है, मतलब ट्रेन भी बहुत स्पीड नहीं, साइकिल की रफ्तार से ही ट्रेन चल रहा है, और हम खड़ा हो गए आज ट्रेन तेरा बेटा रोक ही देंगे, क्या रोक दोगे? क्या ही नहीं रोकोगे। वेलोसिटी दोनों का 10 ही था, वेलोसिटी दोनों का 10 ही था, लेकिन एक का मास 100 kg था,
साइकिल सही या 150 kg था, एक का मास कितना न टन होगा, तो ये हमसे आपसे संभलने वाला नहीं है। अब देखिए एक एक केस में मोमेंटम बहुत ज्यादा था और एक केस में मोमेंटम बहुत कम था। तो जब कम मोमेंटम था तो आप संभाल लिए, जब ज्यादा मोमेंटम था तो चले गए, चाँप देगा, काट उठ के फेंक देगा तुमको ट्रेन के आगे में जाओगे रोकने के लिए, तो ड्यू टू हाई मोमेंटम। तो यही बात है। तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए सीधा चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम डेवलप हो रहा है, और यदि गोल गोल घूम रहा है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है। अब बताइए कि इसी तरह का बात इलेक्ट्रॉन पर भी तो अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा होता है, तो बताइए कुछ ना कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा कि नहीं, आया ना, बिल्कुल होगा। उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो ये जो बात आया है, सबसे पहले ये आया है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr। इस फॉर्मूला के बारे में निल्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि mvr बराबर होता है nh/2 पाई। सुनिएगा, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आया है। आपको हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बार, रुक जाइए उतारिए मत, आपको हम यहां सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं सबसे पहली बार क्वांटम नंबर का बात आया कहां से। तो जानिए, निल्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने निल्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता, अच्छा यहां पर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का है आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही ना घूम रहा है, तो गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी इसीलिए उसका नाम पड़ गया कौन चीज, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है mvr, जिसको उन्होंने कहा कि ये mvr जो होता है ना, ये nh/2 पाई के बराबर होता है। जहां पर बताइए तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस, किसका रेडियस, आप ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट कह दीजिए चलेगा, नहीं तो कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, नहीं दोनों के बीच का दूरी ही ना रेडियस है। यहां पर जब n के बारे में पूछा गया कि ये n क्या है, तो ये n के बारे में ही निल्स बोर ने कहा कि यह एक संख्या है। और यह कैसी संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। संख्या है मतलब नंबर है, कौन सा नंबर, उन्होंने क्या नाम दिया उसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहीं से ये n आया। तो आप इसके बारे में लिखिए, पहले लिखिए, तो पहले जितना कहें लिखने के लिए उतना लिखिए, तो लिखिए तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, आप बस यहां तक लिखेंगे, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। एक फिगर बना लो यहां, जिसमें बीचों बीच न्यूक्लियस को दिखा दो और इसके चारों ओर ऑर्बिट को दिखा दो। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों तरफ घूम रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक हम आर कहते हैं, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हम मान लीजिए वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कहेंगे, एम। तो आर कह सकते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एम कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फोटो को बना के लिख दीजिए तो mvr=nh/2 पाई। पाई का मतलब वही है जो आप जानते हैं, 22/7। यहाँ पर h के बारे में बताया गया, यह एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे, इसका सिर्फ वैल्यू मन हो तो लिख लीजिए। यह एक कांस्टेंट है, यह एक संख्या है, जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए फिगर बनाने के बाद, और फिगर बनाने के बाद इस सब को लिखिए तो वेयर m को हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर
रेडियस ऑफ ऑर्बिट h, इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है नो, ये लिखे थे ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी -31 kg। ये भी कहीं लिख लेना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पाई तो आप समझते ही हैं क्या है। तो पहली बार जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया है, ये सब कैलकुलेशन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के जब मेन पार्ट में जाएंगे ना तो डिटेल में मिलेगा ये सब इक्वेशन। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे। अच्छा, मेन चीज तो लिखे ही नहीं जो हमको जरूरी था, क्या, एन। इसी फॉर्मूला में आप लिख देंगे नीचे में एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको पूरा लिख लीजिएगा, जो स्मॉल एन जो है यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिख रहा है क्या इधर से? अब चलिए ये नंबर हमको किस किस बात की जानकारी देगा उसको देखते हैं। शुरू करें, आगे का टॉपिक शुरू करें। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स। हम ये जानेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या क्या देगा। यानी इसमें सबसे पहला बात लिखेंगे, इट गिव्स ऑर्बिट नंबर एंड नेम ऑफ द ऑर्बिट। It gives orbit number and name of the orbit। देखो, कहीं पर भी यदि n का वैल्यू 1 लिखा हुआ रहे तो हम समझेंगे कि वो किस ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की। और आप इसके बारे में जानिए, किसी भी एटम में ऑर्बिट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जितना भी एटम पाया गया है उसमें मैक्सिमम ऑर्बिट का पाया गया है कितना, 7। अभी तक जितना भी एटम है उसमें मैक्सिमम कितना ऑर्बिट पाया गया है, 7। तो यदि हम n बराबर 1 लिखें तो आप तुरंत समझिए हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n बराबर 2 लिखें, ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 3 कहीं लिखा हुआ हो तो ये थर्ड ऑर्बिट है। n बराबर 4, फोर्थ ऑर्बिट। इसी तरह से आप n बराबर 7 तक लिख लीजिए तो और इधर बगल में जगह छोड़िएगा हर बार, इधर थोड़ा सा इधर काम पड़ेगा हमको कुछ। हम यदि बोले कि n का वैल्यू 6 है तो आप तुरंत समझिए ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। अब सुनो, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम रखा गया के, कैपिटल के। सेकेंड ऑर्बिट को क्या कहा गया, एल। थर्ड ऑर्बिट को एम।
फोर्थ ऑर्बिट को N, इसी तरह से O P Q। आगे लिख लेंगे। N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू 6, N इज इक्वल टू 7। इसका नाम क्या रखा गया? O, इसका नाम P और इसका नाम। तो सुनिए अब, N का मान कहां से कहां तक अभी तक हम आपको बताए? N का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7। होने को ये 8, 9, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कितने ऑर्बिट वाले एटम मैक्सिमम पाए गए हैं? 7। अभी तक ऐसा कोई एटम नहीं पाया गया है जिसमें 8 ऑर्बिट हो। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर एटम में 7 ऑर्बिट ही होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 7। किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन बिना ऑर्बिट के कोई भी एटम नहीं होते हैं, ऑर्बिट सब में होता है। तो इस तरह से दूसरा लिखेंगे और यहीं पर हम लास्ट करेंगे इसको आज। इट गिव्स maximum number of it gives maximum number of electron in an orbit। इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके बारे में हमको बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा जो शायद आप पहले से भी जानते हो। लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं, 2n²। यहां n क्या है बाबू? आज से पहले जब आपसे पूछा जाता था ना कि ये n क्या है, तो आप कहते थे ये ऑर्बिट नंबर है। एक्चुअल में ये n ही क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना ऑर्बिट नंबर बताता है। तो आप दोनों में से कोई बात लिखो, सही ही माना जाएगा। आप n के जगह पर लिख दीजिए या तो ऑर्बिट नंबर, नहीं तो लिख दीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शॉर्टकट में लिख दिए। आप उस n को कह सकते हो या तो ऑर्बिट नंबर, नहीं तो कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी से संबंधित बात है, इधर देखो। हम यहां लिखते हैं ऑर्बिट, यहां लिखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसी टेबल पर हम क्लास को खत्म करेंगे, और इधर लिखते हैं रेंज। थोड़ा इसको बढ़िया से समझिएगा। हम यदि n इज इक्वल टू 1 बोले तो आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात ना समझते, जिसका नाम क्या रखा गया है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है? 2n²। यही ना फॉर्मूला होता है। तो जरा बताइए तो इसको कैलकुलेट करके कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये हम कहेंगे 2 × 1 का स्क्वायर। कितना आएगा? इसका मतलब है कि पहला सेल में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि हम n बराबर 2 लिखें, किसके लिए? l के लिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार हम एक और बस लिखते हैं, बाकी काम आपको करके लाना है घर से। n इज इक्वल टू 3 लिखें, किसके लिए? m के लिए। तो बताओ ये 2 × कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 × 3 करेंगे तो 9, 9 दूना 18, तो ये हो गया 18। अब आप देखो, थोड़ा रेंज का मतलब समझो आप। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, सेकंड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, थर्ड सेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, लेकिन 2 से कम रह सकता है। रेंज का ये मतलब हो। अच्छा, जैसे बताइए, इस हॉल की कैपेसिटी मान लीजिए
400 लोगों के बैठने की है, यानी मैक्सिमम 400 लोग बैठ सकता है। तो क्या 300 नहीं बैठ सकता है, 200 नहीं बैठ सकता है? तो बताइए इस हॉल का क्या रेंज है, कहां से कहां तक आदमी बैठ सकता है? एक से नहीं, 1 से 400 नहीं, ये 0 से 400 होगा। अरे नहीं भी तो बैठ सकता है, पूरा का पूरा हॉल खाली रहे। तो रेंज का मतलब होता है कि न्यूनतम से लेकर अधिकतम कितना तक जा सकता है, हॉल पूरा का पूरा खाली रह सकता है। इसी प्रकार हम जब फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रेंज की बात करते हैं तो ये होता है 0 से 2। ये कितना होगा बताओ? 0 से 8। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 18। और इस सब का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेल में या तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, या फिर 1 रहेगा, या फिर 2 रहेगा, 3 कभी भी नहीं रह सकता है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 रह सकता है, तो 7 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, और नहीं भी रह सकता है। तीसरा का मतलब समझ गया आप? तो उम्मीद करें आपकी n = 7 के लिए आप ये टेबल पूरा करके लाएंगे। तो कल आपका काम है कि आप इसको n = 4, नाम क्या होगा, n = 5, n = 6, n = 7 तक आप पूरा करके लाएंगे। चूंकि 7 ऑर्बिट होता है तो सातों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो सब आपको पता करके लाना है। अच्छा ये बताइए कि अब आपको लग रहा है धीरे धीरे कि आपके अंदर ही टॉपिक है। शुरू में लग रहा होगा कि कहाँ से अटपटांग चीज उठ के आ गया है, तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको नहीं आया, केमिस्ट्री का कोई चीज नहीं सीख सकता है वो, क्योंकि चाबी है वही, सारा प्रॉपर्टी उसी से खुलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अच्छा ये बताइए सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, इस बात को आप कैसे साबित कीजिएगा? ये कैसे साबित होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से साबित होगा। अब बताओ कैसे ये साबित होगा? इसी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन का है फर्स्ट सेल का। सेकेंड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का है। मतलब यह ये हुआ कि सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 8 2 10 गो का तो काम खत्म है, बचा कितना? 1। तो ये किस सेल में जाएगा? थर्ड सेल में। ये इस बात की जानकारी देने लगा कि सोडियम के एटम में 3 सेल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में यानी के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल ऑर्बिट में यानी सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड यानी एम ऑर्बिट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आउटर मोस्ट सेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऐसी स्थिति में इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचेगा 8, क्योंकि अब इसका आउटर मोस्ट सेल थर्ड नहीं है, तीसरा सेल इसका आउटर मोस्ट सेल नहीं है, अब इसका दूसरा सेल आउटर मोस्ट सेल है, और दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? 8। तो आप ये बताइए कि ये सब बात जो आप बोल पा रहे हैं ये इसी वजह से न बोल पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किस ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये सोडियम छोटा एटम है, आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात बोले तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यदि कोई बड़ा एलिमेंट ले लेते, सीजियम ले लेते, तो आपको यहाँ समझ ही नहीं आएगा। हम पूछेंगे कि बताओ बाबू इसका वैलेंसी क्या होगा, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो हम हर 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 टाइम 9 10th में तो नहीं ना रहेंगे, उठ के 11th में आ गए हैं, तो स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम आपको सीजियम का वैलेंसी बताना चाहते हैं तो हमको कन्फिग्रेशन चाहिए। कन्फिग्रेशन आप तभी जानेंगे जब आपको क्वांटम नंबर बढ़िया से पता हो, क्योंकि हम आपको रटने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, आपको समझने वाला पढ़ाएंगे। 2-4 दिन टाइम लगेगा, लेकिन दिमाग में भीड़ नहीं लगेगा कि हाँ हमको ये चीज़ रटना है, तुमको लगेगा कि ये चीज़ हम समझ लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ से आगे तीसरे पॉइंट पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में काम करें।